दोस्तों, अब हम इस वीडियो में देखेंगे वेटेज एवरेज प्राइस मेथड क्या होता है और उस पर एक प्रैक्टिकल सम को सॉल्व करेंगे। एवरेज प्राइस मेथड यानी कि जो हमने इसके पहले सॉल्व किया था सिंपल एवरेज प्राइस मेथड, उसमें हम एवरेज तो निकालते हैं और इसमें क्या होता है, इसमें हम एवरेज भी निकालते हैं लेकिन जो यूनिट्स होता है उसको एक मद्देनज़र रखते हुए निकालते हैं हम लोग। तो उसको हम लोग जब ये एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो उसके साथ हम देखेंगे। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। ये वही एग्जाम्पल है जिससे हमने लीफो को भी सॉल्व किया है, फीफो को भी सॉल्व किया है और सिंपल वेटेज एवरेज को भी सॉल्व किया है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेटेज एवरेज, वेटेज एवरेज मेथड। और अगर अभी हम आपने हमारा पहले का वीडियो नहीं देखा है तो उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए है, आप जो उसे ज़रूर देखना। और ये मैंने इसीलिए एक ही एग्जांपल लिया है ताकि आपको पता लग चले कि यही एग्जांपल का आंसर अलग अलग मेथड से अलग अलग आता है थोड़ा। और अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो आप मुझे कमेंट करें, तो मैं इस पर एक वीडियो बना दूंगा कि आंसर अलग क्यों आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर फॉलोइंग आर सम रिसिप्ट एंड इशू। रिसिप्ट यानी कि परचेज होता है लेकिन हम इस पे रिसिप्ट लिखेंगे, और इशू यानी कि सेल्स होता है, हम इसमें इशू ही लिखेंगे, इशू एस होता है एस। और रिसिप्ट देखते हैं। 4 दिसंबर 900 यूनिट है @50। 10 दिसंबर 400 यूनिट है @55। 11 दिसंबर 300 यूनिट है @55। 19 दिसंबर 200 यूनिट है 60 के रेट पे। 28 दिसंबर 800 यूनिट है 47 के रेट पे। ये सब हो गए रिसिप्ट। अब इशू देखते हैं। ये है 5 दिसंबर 500 यूनिट है। 20 दिसंबर 600 यूनिट है। 29 दिसंबर 500 यूनिट है। फाइंड द क्लोजिंग इन्वेंट्री एज ऑन 31 दिसंबर 2020 बाय यूजिंग वेटेज एवरेज मेथड। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें क्या होता है, पहले हमें ये भी देखना रहेगा कि कैसा डेट है, उस हिसाब से चलना है। 4 पहले आएगा, 5 फिर देखेंगे, 5 के बाद कुछ नहीं है तो 10, 10 के बाद 11, 19, 28, 29 ऐसा होगा। तो चलिए देखते हैं। ये लिखना बहुत ज़रूरी होता है। स्टॉक लेजर अकाउंट एज ऑन 31 दिसंबर 2020, इसका प्रोफोर्मा ऐसा ही रहेगा। तो चलिए लिखते हैं। इसमें ओपनिंग स्टॉक नहीं है, ये सीधा जैसे कि ओपनिंग, जैसे इस फर्म का कोई ओपनिंग स्टॉक नहीं है। यहाँ पे हम लोग पहले लिखेंगे साल 2020, दिसंबर 4, 900 यूनिट है, 900 यूनिट 50 के रेट पे, जो कि हो जाता है 45,000। 45,000 इसको आगे सीधा बैलेंस में भी लिख देता हूँ मैं। 950 के रेट में, जो कि हो जाएगा 45,000। इसके बाद देखेंगे हम, ये 5 को इशू है, इशू है 500 यूनिट का। तो यहाँ पे पहले लाइन खींच देते। इसका मतलब होता है कि यहाँ तक के दिन बैलेंस है बराबर 5, यहाँ डैश दे देंगे थोड़ा सा। अब उसके बाद हम लिखेंगे 500 यूनिट 50 के रेट पे, जो कि हो जाएगा 25,000। और यहाँ बैलेंस लिख दूंगा मैं, ये इससे गया तो ये बचेगा 400 यूनिट 50 के रेट पे, जो कि हो जाएगा 20,000। अब हम इसके बाद देखेंगे क्या है। इसके बाद डेट पे है 10, 10 को क्या है 400 यूनिट है, तो यहाँ लिखूँगा मैं 10, 400 यूनिट, उसका रेट है 55, 55। देख लेते क्या हो रहा है। 400 इंटू 55, ये हो रहा है 22,000। तो यहाँ मैं लिख दूंगा 22,000, सीधा सामने बैलेंस लिख दूंगा मैं। अभी इसमें बैलेंस लिखने का कैसा है हमें, हम वो देखेंगे। जैसे हमने सिंपल एवरेज में किया था वैसे ही लिखेंगे। यहाँ पे हम लोग ये दोनों को प्लस करके लिखेंगे 800। और उसमें हमें रेट नहीं लिखना था, इसमें हम रेट लिखेंगे, वो भी एवरेज निकाल के। उसका एवरेज कैसे निकालेंगे देख लेते हैं। जैसे इसका प्राइस है 20,000 और ये 22,000, इसको प्लस कर देंगे हम लोग। 20,000 प्लस 22,000, ये हो गया 42,000। इसको हम डिवाइड करेंगे 800 से। 800 क्या है, 800 यूनिट से, डिवाइड बाय 800 यूनिट, ये आ रहा है 52.5। तो रेट रहेगा हमारा 52
52.5। अभी अगर इसका हम यहाँ पे 42 लिख देते हैं या फिर इससे इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो भी उतना आएगा। ऐसे 52.5 इंटू 800, वही आंसर आएगा। अब हम आगे देखते हैं क्या है। आगे 11 को भी रिसिप्ट है। 11 300 यूनिट एट द रेट 55, 300 यूनिट एट द रेट 55, जिसका क्या आंसर क्या आ जाता है 300 इंटू 55, ये आ रहा है 1650, ये 16,500। यहाँ मैं लिख देता हूँ 16,500। अब यहाँ कैसे लिखेंगे हम 800 प्लस 300, जो कि हो गया 1100। इसका रेट निकालेंगे हम। रेट किस तरह आएगा, रेट आएगा ये इसको अमाउंट को प्लस करके 42,000 प्लस 16,500 डिवाइड बाय किससे करेंगे, ये 1100 से। 1100 से इसको डिवाइड किया, आ रहा है हमारा 53.18। तो हम यहाँ लिख देंगे 53.18। अगर इसको मल्टीप्लाई करें या वो करें तो भी वही रेट आता है। जैसे कि 53.18 इंटू 1100 यूनिट, क्या आ रहा है 58.498। 53.181818 आ रहा है। इसको हम लोग इतना बड़ा अमाउंट यहाँ नहीं लिख सकते, इसलिए हम इसे अप्रोक्स कर देंगे। अप्रोक्स करना यानी कि यहाँ से 2 या 3 डिजिट हम लिख सकते हैं उसके पीछे। तो मैंने यहाँ पे लिखा है 53.18। इसके कारण यहाँ पे हमारे अमाउंट कॉलम में 2, 3 या 5 रुपये तक का फ़र्क आ सकता है। वैसे तो फ़र्क आता है, इसलिए हम अपने ये पिछले बैलेंस का टोटल और इस टोटल को प्लस करेंगे, जो कि है 58,500 लिख देंगे। और हम देखते हैं कि इधर कितना फ़र्क आ रहा है। तो मैंने लिया 53.18 इंटू 1100, एक मिनट, 53.18 इंटू 1100। देखिए यहाँ पे फ़र्क आ गया है 2 रुपये का। तो इसी के कारण हमें इसका और इसका टोटल हमें यहाँ लिखना रहता है, ना कि इसको मल्टीप्लाई करके लिखना होता है। यही अप्रोक्सीमेशन में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। अब हम आगे देखेंगे इसके, जो कि है 19 तारीख को फिर से है 200 यूनिट 60 के रेट पे। तो यहाँ मैंने लिखा 19 200 यूनिट 600 के रेट पे। तो ये हो जाए 200 इंटू 60, ये आ रहा है 12,000। ये मैंने लिखा यहाँ पे 12,000। अब इसका एवरेज निकालेंगे हम। ये 1100 प्लस 200, ये हो जाएगा 1300, और इसका टोटल कर देंगे हम, जो कि है 58,500 प्लस 12,000 डिवाइड बाय 1300। ये यहाँ पे फिर से बड़ा डिजिट आ रहा है, तो हम इसे ज़्यादा से ज़्यादा 23 तक ही लिखेंगे हम 54.23। और हम इससे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम इसका और इसका टोटल यहाँ पे लिख देंगे, जो कि है 58,500 प्लस 12,000 70,500। अब हम इसके बाद देखेंगे 19 के बाद यहाँ 20 को इशू है 600 यूनिट का। तो यहाँ पे मैं एक लाइन दे देता हूँ। अब हम लिखेंगे 20 600 यूनिट का इशू है 600। अब 600 हम इसी रेट पे इशू करेंगे 600, यानी कि 54.23 600 इंटू 54.23, जो कि आ रहा है 32,528। और बचे हुए को हम यहाँ से माइनस करके लिख देंगे इससे, कि 70,500 माइनस 32,528। और यहाँ पे हम इसका बैलेंस लिख देंगे,
ये 1300 में से 600 गया 700, और इसको हम इससे माइनस कर देंगे। कैसे? 70,500 माइनस 538 तो जो आंसर आ रहा है यहाँ मैं नोट कर लेता हूँ पहले, 37962। रेट वही रहेगा। और अगर मैं इस रेट से इसको करता, यानी कि 54.23 इंटू 700, तो फिर से यहाँ पे हमारा आंसर अप्रॉक्स में आ रहा है, जो कि इसीलिए हम इसे इससे माइनस करके ही लिखते हैं, ना कि इससे मल्टीप्लाई करके। और इससे अगर हम माइनस करके लिखेंगे तो आंसर हमारा ठीक ही आता है, जिससे हमें लास्ट में तकलीफ नहीं होती है। चलिए आगे देखते हैं हम। अब 20 के बाद यहाँ पे 28 है, 28 रिसिप्ट है 800 यूनिट का, 800 यूनिट। रेट है 47, आंसर क्या आ जाता है इसका, 800 इंटू 47, ये आ रहा है 37,600। इसको हम आगे कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे 37,600 प्लस 37,962, जो कि आ रहा है 75,562। इसको हम डिवाइड करेंगे 700 प्लस 800 से, जो कि आएगा 1500 डिवाइड बाय 1500। हमारा एवरेज आ रहा है 50.37, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 50.37। ये तो बहुत बड़ा आ रहा है, लेकिन हम बड़े को नहीं लिख सकते, इसलिए हम 37 तक ही लिखेंगे, 37। और ये है 1500। इस दिन कोई इशू नहीं है। अब इसके बाद देखेंगे 29 को एक इशू है 500 यूनिट का, तो यहाँ मैं लिखूँगा 29 इशू है 500 यूनिट का, 500 यूनिट। रेट है 50.37। अब मैं इसको निकालता हूँ, 500 इंटू 50.37, जो कि आ रहा है 25,185। इसको मैं इससे माइनस करूँगा, यानी कि बैलेंस निकालने के लिए मैं करूँगा 562 माइनस 25,185। जो आंसर हमारा आ रहा है ये बैलेंस है अमाउंट का 50,377। रेट वही रहेगा 50.37, और यूनिट चेंज हो जाएगा, 500 माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 1000 यूनिट। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे मैं बैलेंस लिख देता हूँ, ये हो जा रहा है 5377। और इसको एक बार हम चेक कर लेते हैं। चेक कैसे करते हैं? ओपनिंग स्टॉक प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल। इस क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक तो है नहीं, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज, यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज, उसका टोटल कर लेता हूँ मैं। वो हो जाएगा 45,000 प्लस 22,000 प्लस 16,500 प्लस 12,000 प्लस 37,600, जो कि आ रहा है 1,33,100। ये हो गया। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को मैं निकाल लेता हूँ। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये हो जाएगा 25,000 प्लस 32,532, 38 प्लस 25,185, ये आ रहा है 82,723। इसको मैं चेक कर लेता हूँ कैसे करने का। ओपनिंग स्टॉक इस क्वेश्चन में नहीं है, लेकिन फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक।
चेक कर लेते एक बार। 1,33,100 1,33,100 माइनस 82,723 देखिए आंसर हमारा सेम आ रहा है 50,377। यहाँ पे है 50,377। तो ये फॉर्मूले से मैंने चेक कर लिया, ये मेरा आंसर राइट है, आ गया हमारा। और अगर यहाँ आंसर आपका अगर कुछ 2-3 रुपए कम या ज़्यादा आ जाता है तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि वो अप्रोक्सीमेशन में चल जाता है। और एक चीज़ बताना चाहता था आपको मैं, जैसे कि मेरा आंसर आ रहा है 50,9.299, तो अगर मैं इसे 59.3 ले लेता तो भी चल जाता, और अगर इसको इतना लिया तो भी चलेगा। इसी के कारण अप्रोक्सीमेशन में थोड़ा आंसर में फ़र्क आ जाता है। तो इसी के साथ हमारा इन्वेंट्री वैल्यूएशन का सारे मेथड ख़त्म हो जाते हैं। आशा करता हूँ आपको सब समझ में आया होगा, और कुछ अगर नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। और मेरे पहले की वीडियो जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है उसे भी ज़रूर देखना। धन्यवाद।